Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain. Today we will discuss about a very important topic for the class 12th and the name is a translation and it is belong from the chapter Molecular Basis of Inheritance. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टीआरएनए का क्या रोल है। ठीक है, तो हमें ट्रांसलेशन ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे टीआरएनए से। उससे पहले हम बता दें कि आरएनए कौन कौन होता है। तो टीआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है और एक आरआरएनए होता है। मेरे प्यारे बच्चों, टीआरएनए जो होता है वो एडॉप्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एडॉप्टर की तरह काम करता है। एमआरएनए जो होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है और जो आरआरएनए है वो एंजाइम की तरह काम करता है। क्लियर? टीआरएनए एडॉप्टर की तरह काम करता है, एमआरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है और आरआरएनए जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है। अब हमें कुछ जानकारी किससे रिलेटेड लेनी है? टीआरएनए से रिलेटेड लेनी है। तो चलिए हम टीआरएनए से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम टीआरएनए से स्टार्ट करते बच्चों, तो टीआरएनए जो होता है वो एक तरफ तो एडाप्टर की तरह बिहेव करता है। टीआरएनए एक तरफ तो एडाप्टर की तरह बिहेव करता है और दूसरी तरफ जेनेटिक कोड को रीड करता है। यानी दोनों काम एक साथ करता है। एक तरफ जेनेटिक कोड को रीड करता है, दूसरी तरफ एडाप्टर की तरह काम करता है। चलिए फील करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एमआरएनए। एमआरएनए इधर 5 एंड और उधर 3 एंड है। आपको पता है कि 5 एंड के बाद और 3 एंड के पहले, 5 एंड के बाद और 3 एंड के पहले एक रीजन पाया जाता है जिसका नाम है यूटीआर और इसी दोनों रीजन के बीच में ट्रांसलेशन की घटना को अंजाम दिया जाता है। अगर हम किसी एमआरएनए के स्ट्रक्चर को फील करने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए हियर एंड दिस विल लुक लाइक दिस। यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा नजर आ जाएगा। यहाँ ऐसे ये है 3 एंड, ये है 3 to 5 एंड, ये है एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। इसको कहते हैं डीएचयू लूप। ठीक है, और इसको बोलते हैं टी साई सी। ठीक है, ये जो दिख रहा है एमआरएनए का, इस वाले हिस्से को एंटीकोडॉन कहते हैं। यानी कि जो टीआरएनए जो है, टीआरएनए का जो हिस्सा दिख रहा है इसको एंटीकोडॉन कहते हैं और जो एमआरएनए का हिस्सा जो यहाँ ये हिस्सा जो दिखेगा ये बनाएगा कोडॉन। ठीक है, एमआरएनए यहाँ क्या कर रहा है? एमआरएनए यहाँ टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसके बारे में? टीआरएनए के बारे में। अब देखिए, हर एमिनो एसिड के लिए ईच एमिनो एसिड हैव स्पेसिफिक टीआरएनए, SPECI, स्पेसिफिक टीआरएनए। हर एमिनो एसिड के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। इनिशिएशन के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए हमारे पास इनिशिएटर, क्या इनिशिएशन के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए इनिशिएटर टीआरएनए पाया जाता है। कौन सा टीआरएनए? इनिशिएटर टीआरएनए पाया जाता है। लेकिन ट्रांसलेशन की घटना को स्टॉप करने के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं पाया जाता है। स्टॉप करने के लिए कोई भी टीआरएनए हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है। चलो क्लियर? तो क्या बोला मैंने? ईच एमिनो एसिड हैव स्पेसिफिक टीआरएनए। इनिशिएशन प्रोसेस को जो स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए और स्टॉप करने के लिए कोई भी हमारे पास टीआरएनए नहीं पाया जाता। क्लियर? तो ये तो रहा टीआरएनए का स्ट्रक्चर जिसमें ये है एंटीकोडॉन, ये है कोडॉन, ये है डीएचयू लूप, ये है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट और ये है टी साइट सी लूप। इसको बनाइए अच्छे से अपने कॉपी पे। ठीक है, अगर इतना फील आ जाए आपको तो हम आगे बढ़े। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेना चाहिए कि इसका 3D स्ट्रक्चर और 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जिसका 2D स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लोवर लीफ के जैसा होता है और 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो इन्वर्टेड एल होता है। इसलिए बगल में लिख लेता हूँ। इसका जो 2D स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्लोवर
लीफ की जैसा, और उसका जो 2D स्ट्रक्चर होता है, सॉरी 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो इन्वर्टेड एल की तरफ, इन्वर्टेड एल की तरफ। ये भी दिमाग में आपको रख के चलना है। इतनी जानकारी रही किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए एक एडॉप्टर की तरह काम करता है। एडॉप्टर का मतलब क्या होता है, इससे आकर के एमिनो एसिड जुड़ता है, यानी कि इससे आकर के एमिनो एसिड जुड़ता है। ये जो दिख रहा है ये है एमआरएनए, जो कि टेम्पलेट की तरह काम करेगा। एमआरएनए के ऊपर कोडान पाया जाएगा, ये वाला हिस्सा एंटी कोडान होता है। इसको थोड़ा रिप्रेजेंट किया जाए तो मान लीजिए कि जहां लिखा हो यूसीए, तो यूसीए, अब हम जानते हैं कि एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से, और गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से। लेकिन चूंकि एमआरएनए है तो ऐसे एडेनिन जो है वो यूरेसिल से जुड़ेगा। एडेनिन कैसे जुड़ेगा, यूरेसिल से। तो अब यहाँ यूरेसिल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। क्लियर है। और साइटोसिन किससे जुड़ेगा, गुआनिन से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ लेते हैं नीचे एडेनिन, यहाँ गुआनिन, और यहाँ जो एडेनिन है वो किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से। तो नीचे हो जाएगा AGU और ऊपर था UCA। नीचे क्या हो जाएगा, AGU और ऊपर था क्या, UCA। तो ये हो गया इसका एंटी कोडन और ये हो गया नीचे कोडन। क्लियर हो गया। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो जाती है तो अब हम सीखते हैं ट्रांसलेशन कैसे होता है। चलिए इसको बिठाएंगे और जानेंगे कि हमारी बॉडी में ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो देखो बच्चों, ट्रांसलेशन को समझना बहुत आसान है। देखिए ट्रांसलेशन होने से पहले दो चीजें होती हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए चार्ज होता है। क्या होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो एमिनो एसिड है, ठीक है, एक है ग्लाइसिन जो इससे आकर भी जुड़ा हुआ है, और मान लीजिए एक दूसरी एमिनो एसिड है एलेनिन, ठीक है, एलेनिन एक दूसरी एमिनो एसिड है, इस टीआरएनए से जुड़ती है। तो टीआरएनए से एमिनो एसिड ऐसी हवा में नहीं जुड़ जाएगी। टीआरएनए से एमिनो एसिड जब जुड़ती है तो उसमें क्या होता है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब कोई एमिनो एसिड इसी टीआरएनए से जुड़ती है तो उसको एटीपी यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है, ये वाला थोड़ा अच्छा मिलता है ना। इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। यानी अगर किसी भी एमिनो एसिड पे क्या होता है आकर के, यानी किसी भी टीआरएनए पे अगर एमिनो एसिड आकर के जुड़ता है तो पहले क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बिना एनर्जी से के टीआरएनए पे कोई एमिनो एसिड आकर के जुड़ नहीं सकती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब अगर मान लीजिए चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया तो हम एमआरएनए बनाते हैं। दिस इज 5 एंड दिस इज 3। अब क्या होता है थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए इनिशिएशन के लिए इनिशिएटर कोडान यहां पाया जाएगा AUG। इनिशिएशन के लिए इनिशिएटर कोडान पाया जाएगा AUG, और ट्रांसलेशन के लिए यहां आकर के कोई टीआरएनए से जुड़े। मैं मान लेता हूं सिंपली कि आकर के जो है आपका ग्लाइसिन जो है यहां आकर के जुड़ गया। ग्लाइसिन आकर के, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है जो कि इस टीआरएनए पर आकर के जुड़ गया, इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक, यानी चार्जिंग हो गया। और बगल में क्या है, बगल में एलेनिन है, बगल में एलेनिन है, वो भी आकर के जुड़ी। ये बगल में एलेनिन है। चलिए अब जब ग्लाइसिन और एलेनिन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए मान लीजिए भाई जो है ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया, टीआरएनए का ये एंटी कोडान था और ये था कोडान आकर के जुड़ गए, लेकिन ट्रांसलेशन ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। अब यहाँ क्या होता है कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, आपको बताते हैं राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है उसमें 80 डिफरेंट टाइप ऑफ जो है प्रोटीन होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। क्लियर। तो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो आकर के एमआरएनए से जुड़ता है, और लार्जर सब यूनिट ऊपर आपको ऐसे नजर आएगा। दिस इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट। अब जब ये आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा तो ये क्या है, ये अपना एमिनो एसिड इसको दे देगा और टीआरएनए फ्री हो जाएगा।
अब ये वाला एमिनो एसिड इससे जुड़ेगा तो बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड हवा में नहीं बनता है, उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है थोड़ा फील करते हैं बोर्ड पे। हम ग्लाइसिन और एलानिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है जिसका स्ट्रक्चर होता है H, इधर मैं लिख लेता हूं COOH और इधर लिख लेता हूं H, और अगर मैं इधर एलानिन लिख रहा हूं तो इधर हो जाएगा CH3, ये है H, इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH और इधर हो जाएगा जो है NH2। क्लियर? अब इस NH2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस एसिड में से OH निकलेगा और बन जाएगा -H2 हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और बन जाएगा पेप्टाइड। तो CH तो है ही है, और अगर इसको लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बनाएं तो इधर एक ऐसे हो जाएगा, ये OH तो निकलना ही आगे भी, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड O C CH3 H और इधर हो जाएगा NH जो कि आगे जुड़ेगा। तो ये जो दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। दिख रहा है कि नहीं? एक बार चेक करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो दिख रहा है दिस इज व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? ये जो आपको दिख रहा है नीचे स्ट्रक्चर वो क्या है, वो बना है पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये जो बना है नीचे दिख रहा है जो, वो किसका स्ट्रक्चर है, पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर हमने बना करके रखा है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर होगी तो जरूर बताइएगा हमें। बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये है ग्लाइसिन, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड है जो कि एक आयरल होती है, बाकी जितने भी एमिनो एसिड आयरल होती है। आगे आपको इसके बारे में डिटेल में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर का नाम है भैया बायोमोलिक्यूल, क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, लास्ट 2 चैप्टर से पहले है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, हम बात कर रहे थे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में जो पहला स्टेप है वो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए पे आकर के एमिनो एसिड जुड़ा। जब एमिनो एसिड जुड़ा तो एटीपी की जरूरत पड़ी, ठीक, और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया। फिर क्या हुआ, ये इनिशिएटिव कोडॉन पे जाकर के इनिशिएशन टीआरएनए जाकर के जुड़ा और ट्रांसलेशन की घटना को अंजाम देने की कोशिश किया। लेकिन ट्रांसलेशन की घटना तभी होगी जब वहां राइबोसोम आकर के स्टार्ट करेगा ट्रांसलेशन। राइबोसोम एक बस है जो कि टीआरएनए को, इनिशिएटेड टीआरएनए को आगे बढ़ाएगा और बीच रास्ते में जितने भी टीआरएनए मिलेंगे उनसे क्या करेगा, जो है एमिनो एसिड लेते जाएगा। जैसे ऐसे समझिएगा एक दूध वाला है, एक दूध वाला है, डेयरी वाला है, ठीक है, एक डेयरी वाला है और वो जो है कर क्या रहा है, दूध एक जगह से दूसरी जगह जाता है दूध लेने के लिए। ठीक है, गांव गांव दूध लेने जाता है। मान लीजिए दूध वाला जो है वो टीआरएनए है और दूध जो लेकर के आता है बल्टा वाला जो गांव में होते हैं वो क्या है, वो है दूध देने वाला। और इधर से लेकर कौन दूध इकट्ठा कौन कर रहा है, डेयरी वाला। डेयरी वाला दूध इकट्ठा करता है। तो दूध इकट्ठा करने वालों को मैं मान लेता हूँ राइबोसोम, और टीआरएनए मान लेता हूँ बल्टा वाला, गांव गांव जो दूध इकट्ठा करते हैं। और वो दूध क्या मान लेता हूँ, एमिनो एसिड। टारगेट तो है एमिनो एसिड को जोड़ना, यानी दूध इकट्ठा करना, समझे कि नहीं। तो दूध इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो कब इकट्ठा होगा, जब ये जो डेयरी वाला है अपनी ट्रक गांव गांव लेके जाएगा तब ना। उसी तरह से क्या होता है कि राइबोसोम भी क्या होता है, एक तरह से यहां से यहां आगे जाता है। और एक समय के बाद क्या होगा कि भाई डेयरी वाले का लिमिट होगा ना, उसके बाद अब दूध नहीं मिलेगा, वहां जाने के बाद उसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ एक यूटीआर की जरूरत होगा 3 लिमिट पे, वहां जाकर के ट्रांसलेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आप सीधे से लॉन्ग चेन में आप मान लीजिए ग्लाइसिन है, इधर मान लीजिए टीआरएनए दिखा था आपको, जैसे बहुत लंबी सी चेन आप एमिनो एसिड बनके तैयार होगी। 1 एमिनो 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे एमिनो एसिड बनके तैयार। अब ये सारे एमिनो एसिड अलग होंगी और लॉन्ग चेन ऑफ द एमिनो एसिड को क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड को क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड को प्रोटीन भी तो कहते हैं, प्रोटीन बनके तैयार होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो भैया हम लोग ट्रांसलेशन स्टडी कर रहे थे। क्या स्टडी कर रहे थे, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे। और हमने कहा कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में जो है वो हम क्या करते हैं कि एमआरएनए के ऊपर
mRNA के ऊपर जो कि टेम्पलेट की तरह काम करता है, tRNA को ले आते हैं, इनिशिएटर tRNA इनिशिएटर कोडॉन AUG से जाकर जुड़ता है, ठीक है, जुड़ेगा। उससे पहले tRNA पहले प्रोटीन से जुड़ता है, tRNA प्रोटीन से जुड़ता है, तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। क्लियर? अब जब ये आकर के इसको जुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा, इससे रास्ते में बहुत सारे tRNA मिलेंगे जो अलग अलग तरह के एमिनो एसिड लिए रहेंगे। मैंने इसको कहा था ये डेयरी वाला है, जैसे जैसे आगे जाएगा बल्टा वाले से दूध लेता जाएगा और ढेर सारा दूध हो जाएगा। उसी तरह से एमिनो एसिड एक दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ते जाएंगे और जब आप टर्मिनल एंड पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां से बहुत सारे लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड अलग हो जाएंगे और प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर? अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक दो बात और करेंगे। एक इसमें एक एंजाइम होता है 23S RNA जो कि राइबोजाइम कहलाता है। 23S RNA को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। 10 पे सही है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, होता क्या है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है वो 3 चीज से मिलकर बना होता है, 16S, 5S एंड 23S। तो जो 23S RNA होता है ना, वही क्या होता है, एंजाइम की तरह क्या होता है। अब देखिए, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, क्योंकि जो राइबोजाइम होता है, राइबोजाइम जो होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23S RNA है, 23S RNA जो होता है, ठीक है, 23S जो है वो राइबोसोम का हिस्सा है, ठीक है ना। 23S RNA नहीं है, 23S जो है राइबोसोम का हिस्सा है, ठीक है। 23S RNA कह सकते हैं, राइबोसोम का हिस्सा तो जरूर है, 23S RNA है जो कि क्या करता है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है। कुल मिलाकर कहने का सेंस क्या है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम प्रोटीन नहीं होती है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ के चलना है। तो इतनी सारी जानकारी किसके रही भाई, इस सब जानकारी रही ट्रांसलेशन के बारे में, tRNA के बारे में। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको चीजें और रिकॉल हो जाए। मैंने कहा देखो भाई, पहले स्टेप में क्या होता है, tRNA के बारे में जानेंगे। tRNA में 4 चीजें होती हैं, एक एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, एंटी कोडॉन होता है, टी साइज सी लूप होता है, DHU लूप होता है। अलग अलग जो tRNA होता है वो 2 काम एक साथ करता है, एक तो कोडॉन को रीड करता है, दूसरे एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। फिर हमने बताया कि tRNA जो होता है अलग अलग एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक tRNA होता है, इनिशिएशन के लिए भी अलग अलग tRNA होता है। 3D स्ट्रक्चर जो tRNA होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड एल होता है। और 2D स्ट्रक्चर जो tRNA होता है वो क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर जो tRNA होता है वो क्या होता है, क्लोर लिंक जैसा होता है। फिर हमने कहा कि अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन में tRNA पहले एमिनो एसिड से जुड़ेगा, उसको चार्जिंग ऑफ tRNA बोलेंगे, और चार्जिंग ऑफ tRNA में ATP की जरूरत पड़ती है। फिर क्या होता है, वो tRNA mRNA के ऊपर जाके बाइंड करेगा, मिलता था 5 to 3 डायरेक्शन में आपका mRNA होगा, उस पे इनिशिएटर कोडॉन पे जाकर के वो जुड़ेगा, इनिशिएटर tRNA, और इनिशिएटर tRNA जब जुड़ेगा तो उसके ऊपर एमिनो एसिड होगी। और अब आकर के यहाँ क्या, अब आकर के यहाँ जो है राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट यहाँ जुड़ेगा और लार्जर सब यूनिट ऐसे नजर आएगा, और ये आगे बढ़ता जाएगा। रास्ते में बहुत सारे tRNA मिलेंगे, उनसे एमिनो एसिड लेते जाएगा और यहाँ पहुंच करके लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड बना लेता है। और लॉन्ग चेन ऑफ जब एमिनो एसिड बना लेता है तो यहाँ ट्रांसलेशन की घटना खत्म हो जाती है, एमिनो एसिड बहुत सारे निकल जाते हैं और प्रोटीन भी तैयार हो जाता है। फिर हमने कहा कि जो राइबोसोम होता है वो उसके 3 हिस्से होते हैं। टाइप ऑफ राइबोसोम में 80 डिफरेंट टाइप ऑफ के प्रोटीन पाए जाते हैं, उसमें 3 होता है, 16, 5 और 23। 23S RNA जो होता है, 23R RNA जो होता है वो राइबोजाइम की तरह काम करता है। और राइबोजाइम क्या होता है, एक ऐसा जो है एमिनो एसिड होता है, बेसिकली प्रोटीन नहीं होता है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, सभी जो है एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन राइबोजाइम जो प्रोटीन नहीं होता है। तो ये सब जानकारी रही ट्रांसलेशन के बारे में। अब अगला हेडिंग दिया जाएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन को कैसे रेगुलेट करते हैं उसके बारे में। देखो बच्चों, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो उसके 4 स्टेप हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। हेडिंग दिएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए, अगर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समझना है तो एक कहानी से समझा जा सकता है। कहानी शुरू करने से पहले हम टेक्निकल बातें कर लेते हैं, फिर कहानी से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि जो डीएनए होता है वो डीएनए से डीएनए के बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना।
और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप आरएनए से प्रोटीन बनाते हो तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जीन जो है, जीन बेसिकली क्या है? जीन मतलब एक, मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंडिया देश में रहते हैं, इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि देश को, पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। फिर प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री को भी हम ही लोग नियुक्त करते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश यानी कि जो हमारे प्रदेश के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। फिर गांव में प्रधान आते हैं, गांव प्रधान भी क्या करते हैं? हमारे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। और तब हम जा करके अपना सुचारू रूप से अपने जीवन का काम बड़ी ईमानदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कर पाते हैं। ये बात बोलना हमारे देश में थोड़ा पचाने वाला लायक नहीं है, पर यहाँ स्टेटमेंट देना गलत है क्योंकि हम टीचर हैं, तो उस पर डिस्कस करना कोई खास मतलब नहीं है। स्टार्ट करते हैं। हमें जानना था कि पहला क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्या होता है? नॉन फंक्शनल आरएनए होता है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए जिसको बोलते हैं। इसको फंक्शनल बनाने के लिए इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। यानी अब क्या होगा? प्रोसेसिंग लेवल पे जीन को रेगुलेट किया जाएगा। पहले रेगुलेट किया गया प्रधानमंत्री के लेवल पे यानी कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, अब प्रोसेसिंग होगा यानी मुख्यमंत्री लेवल पे आएगा, यानी कि अब बनेगा आपका फंक्शनल एमआरएनए। जब स्प्लाइसिंग हो जाएगा और कैपिंग और टेलिंग हो जाएगा तो बनेगा फंक्शनल एमआरएनए। अब जब फंक्शनल एमआरएनए बन गया तब ये आएगा साइटोप्लाज्म में, यानी एमआरएनए मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपका एमआरएनए मूव करता है। जब वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है तब क्या होता है? तब आपकी सेल के अंदर ट्रांसलेशन की घटना को अंजाम दिया जाता है। कुल 4 स्टेप में, 4 तरीके से आपके अंदर क्या होता है? जीन का रेगुलेशन होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक जो स्टेप आप देखते हैं वो नहीं होता है, और वो है पहला स्टेप, है ना? पहला स्टेप जो होता है वो एब्सेंट होता है। सॉरी, पहला नहीं, तीसरा स्टेप एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि भैया उनके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो सेम होता है, न्यूक्लिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है। तो ये जो तीसरा स्टेप देख रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता है, सीधे ट्रांसलेशन हो जाता है। इसलिए उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बताया था हमने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा भाई क्या? जीन के रेगुलेशन के बारे में। अब उसको फील करते हैं कि आखिर कैसे जीन का रेगुलेशन होता है, तो ज्यादा समझना है। हमने कहा एक कहानी से समझते हैं। एक इशर्सिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया था, एक इशर्सिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया था जो किसी एरिया में रह रहा था। वो जिस एरिया में रह रहा था उस एरिया में लैक्टोज नाम की शुगर पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? उस एरिया में लैक्टोज नाम की शुगर पाई जाती थी। उस एरिया में लैक्टोज नाम की शुगर पाए जाने के चलते उसके शरीर में एक जीन था जिसको रेगुलेट किया गया ट्रांसलेशनल लेवल पर। तब जाकर के वो जीन एक्टिवेट हुई और एक्टिवेट होकर के बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाती है, और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम इसको क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। यानी कोई भी जीन एक्टिवेट तब होगी जब उसके सराउंडिंग में कोई उसको एक्टिवेट करने वाला हो। अब ये एक्टिवेटर 3 तरीके से हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक शुगर का एग्जांपल लिया हूं, लैक्टोज शुगर का। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का कोई प्रोसेस हो तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी क्या कर सकता है? जीन को एक्टिवेट करेगा, तभी जाकर के हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होगा। अगर हमारे बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी क्या करना है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर करना है तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी अगर अंजाम देना है तो क्या है? जीन को एक्टिवेट होगा, तभी जीन हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अंजाम देगा। लैक्टोज मान लीजिए इन्वायरमेंटल चेंज है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी क्या करता है? हमारे जीन के सिस्टम को रेगुलेट कर सकता है। यानी इन्वायरमेंट में मेरे को लैक्टोज शुगर जब दिखा तभी क्या हुआ?
इसका जीन एक्टिवेट हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम निकाला, तब जाके ग्लूकोज और लैक्टोज बना। ये है बेसिकली सेंस ऑफ जीन, जेनेटिक रेगुलेशन। जेनेटिक रेगुलेशन यानी कि जो जीन का रेगुलेशन होता है वो तभी होता है जब सराउंडिंग में कोई हमें नीड हो या हमारे बॉडी में कोई नीड हो। अगर मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होना है या जरूरत है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने की जरूरत है, तब हमारा जीन एक्टिवेट होता है। और जीन को 4 लेवल पे रेगुलेट किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? पहले उसका ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है, फिर ट्रांसलेशन कराया जाता है। समझ रहे कि नहीं? यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा और तब जाकर वो जीन एक्टिवेट होता है। फिर स्पेशल तरह का कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई एमिनो एसिड बनाएगा जो कि हमारे बॉडी में पर्टिकुलर काम करता है। जीन के बारे में कहावत, एक बात है कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, gene is found on the segment of DNA which is a part of chromosome and synthesize the specific type of protein that regulate the particular character in our body। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है और वो हमारे शरीर में एक प्रोटीन बनाती है जो कि हमारे शरीर के सिस्टम को रेगुलेट करती है। क्लियर है? तो ये रहा किसके बारे में जानकारी? जीन की रेगुलेशन के बारे में जानकारी रहा कि जीन हमारे बॉडी में कैसे रेगुलेट होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे ओपेरॉन के बारे में। आज की इस क्लास में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोश और जुनून के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोगों ने क्या स्टडी किया, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। हम लोगों ने टीआरएनए के बारे में स्टडी किया, ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी किया और जीन रेगुलेशन के बारे में स्टडी किया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप एक टोल फ्री नंबर तो नहीं कर सकते, 0 का नंबर 8887937913, उस पर आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन, क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। टाटा।